मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2025 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसी के संदर्भ में मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समय समय पर परीक्षा उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करता रहता हूं तथा साथ में अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी साझा करता रहता हूं। इसी क्रम में मैंने अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो परीक्षा उपयोगी सीरीज मैंने आरंभ की है, उसी को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो वो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसको साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ भारतीय इतिहास के संदर्भ में। क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सारी परीक्षाओं में भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सफलता में उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। अभी जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा संपन्न हुई है, उसमें लगभग 30 प्रश्न इतिहास के आए हैं। वो आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को लेकर के रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के लिए हम किन पुस्तकों का अध्ययन करें। वैसे तो मित्र सभी सभी प्रतियोगी छात्रों को एनसीईआरटी पढ़ने की सलाह दी जाती है, परंतु तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए यूनिक पब्लिकेशन की एक पुस्तक है, उसको लेकर के आप देखें। उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संकलित करके प्रस्तुत किया गया है, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। प्राचीन पहले से अपने पुराने समय से लोगों की पसंद बनी हुई है। आज हम भारतीय इतिहास को पढ़ने का जब समझने का प्रयास करते हैं, देखिए इसका उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, इसका उद्देश्य केवल ये है कि उन जानकारी को साझा कर देना कि कहाँ से प्रश्न आते हैं। जब हम भारतीय इतिहास को देखेंगे तो उसमें 3 भाग हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। हमको परीक्षा की दृष्टि से प्राचीन भारत के आरंभ में ये शुरुआत में हमको ये देखना है कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या-क्या हैं। ये इतिहास को जानने के स्रोत है, इसके संदर्भ में अभी मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आया है। इस बार के जो 2024 की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है। अब चूंकि हमको ये देखना है कि इतिहास को हम जाने कैसे, तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। एक तो साहित्यिक साक्ष्य है कि साहित्य के आधार पर हम जान जाएं। दूसरा विदेशी यात्री जो प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में, प्राचीन काल तो नहीं, मध्यकालीन काल में जो यात्रा इन्होंने की है, उनके आधार पर, उनके जो अभिलेख हैं, उनके द्वारा लिखे गए जो साक्ष्य हैं, उसके आधार पे, तथा पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य जो हमें खुदाई में प्राप्त हुए हैं। इन तीनों के आधार पे हम जो है अपना एक जो इतिहास है उसको हम जान सकते हैं कि भारतीय इतिहास क्या रहा है। अब जब हम साहित्यिक साक्ष्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें धार्मिक साक्ष्य, जब साहित्यिक जो हमारा लिटरेचर है उसके आधार पे हम देखते हैं तो हमारा धार्मिक और लौकिक 2 साहित्य हैं। धार्मिक साहित्य में जो हमारे हैं उसमें धर्म ग्रंथ हैं बहुत सारे, ठीक है? तो उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहले तो जब हम इस यहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न आते रहते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, आप पुराने प्रश्नों को उठाकर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न सीधे-सीधे आए हैं कि ऋग्वेद में कितने सूत्र हैं, कितने जो हैं मंत्र हैं, कितने गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है और लोपामुद्रा कौन थी, जो पुरुष रचयिता कौन है, 10वें मंडल में क्या है। ये आप 2006-7 तक के जो हम लोग परीक्षा देते थे, 10 तक के प्रश्न लगातार यहाँ से आते रहते हैं। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में समानता मानी जाती है, दोनों को समान माना गया है। इस तरीके के प्रश्न यहाँ से आते थे। इधर कुछ समय से ये ट्रेंड बंद है, लेकिन आने वाले समय में कभी भी यहाँ से ये ट्रेंड आरंभ हो सकता है। इसलिए यहाँ के इस तथ्य को पॉज करके पूरा देखने का प्रयास करें कि जो साहित्यिक साक्ष्य हमारे हैं तो उसमें क्या क्या है, वो यहाँ पर है। ये जो हमारा ऋग्वेद है उसके किस मंडल में, किस मंडल को किस ऋषि ने लिखा, उसके यहाँ पर चर्चा में किया गया है। और बहुत सारी चीजें हैं, ये आप देखेंगे यहाँ से सारी, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये साहित्यिक साक्ष्य, हिस्टोरिकल साक्ष्य, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, इसको आप पॉज करके देखें, पढ़ें। इसके बाद ये सब फैक्ट हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में आ सके हैं। अर्थ सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडकों, कुल उपनिषद कितने हैं, उपनिषद में 10 उपनिषद पर अपना भाष्य किसने लिखा है, ठीक है। आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अब ये साहित्यिक साक्ष्य हमारे हैं। बौद्ध साहित्य भी आ जाएगा, जैन, इसको पॉज करके सब देखना होगा, ठीक है। और कुछ लौकिक साहित्य भी उसमें है। ये किताबों के नाम सीधे सीधे पूछे जाते हैं, मिलाने को आया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमारे प्राचीन भारत का जो आरंभ है वो हमने कहाँ से करना है। ये देखिए विदेशी यात्री जो आए हैं उनका जो
3 हमने जो आधार बनाए हैं कि हम अपने भारतीय जो इतिहास है उसके बारे में जब पढ़ने का, कि भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं उनको हम 3 भाग में बाँट लिए, साहित्यिक, विदेशी यात्री और पुरातत्व संबंधी। तो ये एक इंडिकेशन है, यहाँ से प्रश्न सदैव आते रहे हैं पहले। अभी इधर कुछ प्रश्न आना कम हुए हैं, परंतु इसको पॉज़ करके यहाँ से आने आने वाले तथ्यों को, जो भी इसमें तथ्य हैं उसको आप देखें और अध्ययन करें, यहाँ से प्रश्न आपको मिलेगा। तो ये प्रारंभिक आज जो हमारा परीक्षा उपयोगी सीरीज इतिहास का मैंने आरंभ किया था, उसमें यहाँ का मैंने आपको इस एक तरीके से यहाँ बताने का प्रयास किया कि यहाँ से हम लोगों के समय में प्रश्न आते रहे हैं और पुनः फिर ये प्रश्न आएंगे यहाँ से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद में क्या है, और दीर्घ निकाय, ये सब आ चुका है। सुत्त पिटक, कितने भाग हैं इसके, ठीक है, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब इसको अच्छे तरीके से पॉज करके देखना होगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ मैं विराम देता हूँ। अगले में फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को आरंभ करेंगे, इससे जुड़े हुए और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब नमस्कार, धन्यवाद।